नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस अंग्रेजी साल, ईसाई साल का आखिरी दिन, आज तखमीने का दिन होता है, बांट बखरे का दिन होता है। बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लिखते हैं। कुछ कुछ लोग नए साल के कुछ संकल्प भी बनाते हैं। अब जैसे हमारे आनंद भाई को ले लीजिए, ये पिछले 10 साल से लगातार वही संकल्प बनाते हैं और हर एक साल के आखिरी दिन जैसे आज ये कहेंगे कि हाँ, पिछले साल वाला संकल्प कोई भी पूरा नहीं हुआ, किसी भी की दिशा में एक भी कदम मैंने नहीं बढ़ाया, तो फिर से वही सारे संकल्प मैं दोहराता हूँ। इन संकल्पों में क्या होता है? बेसिकली स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, अगर मद्यपान करता हूँ, कोई व्यसन है तो वो कट करूंगा, परिवार को समय दूंगा। आजकल तो खैर ये भी आ गया है, परिवार को समय दूंगा, स्मार्टफोन से दूर रहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहूंगा, कहीं एक्सरसाइज घूमने करना जाऊंगा, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना करना। शुरू करूंगा। हाँ, एक्सरसाइज ये योगा 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 योगा, क्यों बोल रहा है? पावर योगा योगा, नॉट हॉट योग, योगा, नॉट योग, हठा योगा, हठा ये योगा तमाम ये लगा के। तमाम चीजें आती हैं। लेकिन 90% लोग हमारे आनंद भाई की तरह उन पर अमल नहीं कर पाते हैं और फिर साल के आखिरी दिन यहाँ पर बैठ के हमारे साथ कहेंगे कि देखिए मेरे 5 संकल्प हैं और इन 5 संकल्पों में आनंद जी कभी कभार करछी भी हिलाते हुए फोटो भी लगाते हैं, तो उसमें इनका एक संकल्प ये भी होता है कि इस बार ये सचमुच खाना बना के रहेंगे, केवल माताओं बहनों के की कमाई पर डाका नहीं डालेंगे और केवल करछी हिला के खाना बनाते हुए की फोटो नहीं डालेंगे। इस बार आनंद भाई ने यह संकल्प भी लिया है। लेकिन इस बीच एक मजेदार बात और हुई है आनंद जी। जी लखनऊ के एक टेकी ने, एक नए बालक क्या, जेन का है, 25-27 साल का, उसने अपने एक्स, जिसको हम लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं, उसने लिखा है कि 20 साल की आयु वर्ग में अगर आप हैं, उस लपेटे में हैं, तो आपको मैकबुक पर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक मेड रखना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। अब ये जो मैंने देखा और पढ़ा और उस पर खैर बहस चल रही है, तो मुझे लगा कि सचमुच हमारी पीढ़ी क्या भारतीय रियलिटी से बिल्कुल राहुल विंची टाइप कट गई है, हमारे नेताओं टाइप कट गई है, या उसको क्या समझ में आ रहा है? उसने जो हिसाब किताब दिया है उसके लिए तो कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए की आपकी आमदनी होनी चाहिए। उसके बाद आप अकेले बच्चे होने चाहिए घर में, ना आपके भाई होने चाहिए, ना बहन होने चाहिए, ना आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य है, ना माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य है। इंडिविजुअलिज्म की पराकाष्ठा उसने दिखाई है। और दूसरी तरफ हमारे कुछ युवा जो हैं, वो वापस स्लो लाइफ, जिस पर हमारे एक दद्दा हैं अजीत सिंह, जो आजकल बाबा रामदास बन गए हैं, वो आजकल स्लो जिंदगी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। दर्शकों, अगर आप देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। तो एक तरफ स्लो जिंदगी की पैरोकारी, एक तरफ आपके 9 वर्ष के संकल्प जो पिछले 10-12 साल से लगातार अधूरे पड़े हुए हैं, फिर आपने कर लिए हैं, ईसाई 9 वर्ष के, और एक तरफ ये बालक जिसने ये लिखा है। इसमें मतलब भारतीयता जो है, ये कितने परसेंट वो बालक प्रतिनिधित्व कर रहा है? मुझे लगता है 0.000 कुछ परसेंट होगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो हुई वो हुई ये कि आपके पास से जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था वो जाता रहा। अब जैसे ही जॉइंट फैमिली का सिस्टम चला जाता है तो उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें होने लगती हैं। जैसे कि आप जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको अपने माँ-बाप को भी देना चाहिए, आपके माता-पिता को भी देना चाहिए। ये चीज़ जो है वो आपने देखी ही नहीं, अपने बड़े भाइयों को करते हुए, अपने चाचा को करते हुए, अपने पिताजी को करते हुए, तो ये चीज़ आप सीख ही नहीं पाए। दूसरी चीज़, एक आप आय का अंतर जो होता है उसको भूल रहे हैं। आज से 20 साल पहले जिस दौर में हम लोग नौकरी शुरू कर रहे थे, उस दौर में हमारी तनख्वाह क्या हुआ करती थी? उस दौर में हमारी तनख्वाह हुआ करती थी ₹10,000 महीना, 1,44,000 रुपए करीब साल का होता था। उतने में हम क्या लोग बात गुज़ारा कर रहे हैं?
आपको 10,000 मिलते होंगे साहब, हमारी पहली नौकरी में 4,000 रुपए मिलते थे। नहीं, पहली नौकरी में तो मेरी तनख्वाह जो थी वो 5,000 कुछ सौ रुपए थी। लेकिन जो तुरंत उसके बाद मतलब समझ लीजिए कि 2-3 महीने बाद ही हम 10,000 वाली पे स्विच कर गए थे। तो अरे खैर तो आप अब टेकी भी थे ना भाई, हाँ, अपन तो पत्रकार ठहरे, वो भी हिंदी वाले। हिंदी वाले। अंग्रेजी वाले रहते तो थोड़ा बहुत ठीक भी था मामला। आप तो टेकी थे। चलिए जी। तो उसमें भी मेरी तनख्वाह जो 10,000 रुपए थी वो कम ही थी, मतलब मेरे साथ के और लोगों से बहुत कम थी। तो अब वहां से जब मेरी तनख्वाह बढ़नी शुरू होती है तो उसके बाद शुरुआत में मैं भी ये नहीं सीख पाया था कि पैसे आपको बचाने होते हैं, पैसे आपको और परिवार के दूसरे सदस्य जो होते हैं उन पर खर्च करने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम भी नहीं सीख पाए थे और ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई। तो जब आप 20 साल के 25 साल के किसी युवा को देखते हैं जिसकी आज की जो तनख्वाह है, आज जो तनख्वाह शुरू होती है, उसको अगर आप देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे कि कितने पे शुरू होती है, तो वो 12 लाख सालाना हो, 15 लाख सालाना हो, ये बहुत ही मामूली बात है। मतलब मेरे जो अभी मुझसे 15 साल, 20 साल छोटे भाई-बहन हैं, उनमें से कई एक हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 12 लाख, 15 लाख है। तो जॉइंट फैमिली है तो हम नज़दीक से देख पाते हैं कि 12 लाख 15 लाख की सैलरी उनको आती है और उसका वो करते क्या है। तो हम अड़े होते हैं उनको ये सिखाने पे कि भाई सबसे पहला काम तुम ये करो कि किसी भी तरह से जो 23 लाख रुपए होते हैं, वो तुम अपने सेविंग अकाउंट में अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल के रख लो। ये 23 लाख रुपए जैसे ही एक बार तुम्हारे पास जमा हो गए, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी ही है इसकी इतनी चिंता नहीं रह जाएगी। बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं रह जाएगी कि तुम्हें कोई नौकरी चाहिए ही। 23 लाख रुपए अगर आपके पास एफडी में होंगे, तो जो इंटरेस्ट का रेट है, उस इंटरेस्ट के रेट पे आपके पास साल भर गुज़ारा चलाने लायक मतलब किसी बड़े शहर में अगर आप रह रहे हैं और आप अपना गुज़ारा चला रहे हैं, अकेले हैं, तो उतने पैसे आपके पास आ जाएँगे। तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर-अंदर आप 23 लाख रुपए बचा लें, अगर आपकी 10 लाख, 12 लाख की सैलरी है। तो ये हम सिखाने का प्रयास करते हैं अपने छोटे भाई-बहनों को। और भी जो उनकी उम्र के जो बच्चे दिखते हैं उनको। लेकिन जनरली अगर आम तौर पर देखा जाए तो उनके आयु वर्ग के आस-पास का कोई हो जो उन्हें ये चीज़ें बता सके, ऐसा उनके पास कोई भी नहीं होता। और जो पिताजी वाली उनकी पीढ़ी होती है, उससे वो बहुत कटे हुए होते हैं और वो जो विद्रोही स्वभाव वाली जो बात करते हैं हम लोग, तो टीन एज में वो विद्रोही स्वभाव वाला होता है और करीब-करीब टीन एज से निकलते ही वो अचानक से इस सैलरी स्केल पे पहुँच गया होता है कि फिर आप उसे कुछ समझाएँ तो एक उल्टा नतीजा निकलता है। इस मामले में एक कहानी हम हमेशा लोगों को याद दिलाते हैं। एक ये कहानी है एक चूहे की और एक किसान के परिवार की। तो किसान का जो परिवार था उसमें किसान की माताजी होती हैं और किसान जो होता है वो युवा होता है, पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो लड़का जो है धीरे-धीरे घर का काम-काज देखने लगता है। थोड़े ही समय में किसान जो है वो मेहनती था तो ठीक-ठाक कमाने लगता है और खेती वगैरह अपना सब कुछ अच्छे से सँभालने लगता है। तो गाँव के और लोग और माताश्री भी कहती है कि ठीक है अब तुम्हारी आयु भी हो गई है तो विवाह कर लो। शादी करवाई जाती है। तो शादी जब हो जाती है, नई बहू आती है तो पति जो होता है वो बाहर का काम घर का देख रहा होता है और पत्नी जो होती है वो घर में दूध वगैरह जो गाय का होता है वो उसे निकाल करके उससे मक्खन वगैरह निकाल करके और कुछ अपना जो घर का काम होता है वो करने की कोशिश करती है। तो वो घर में मक्खन जो निकालती थी, उसे एक ऊँची हांडी पर टाँग करके रख देती थी। और एक चूहा आता है और नीचे ज़मीन पर से छलांग लगाता है और सीधा ऊपर जो बल्ली पर टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस हांडी पर चढ़ता है और वहाँ से मक्खन निकाल के खा जाता है। अब ये देख कर के वो जो युवती थी वो बहुत हैरान होती है, वो अपनी सास को जाकर के बताती है तो सास हँस पड़ती है कि भला चूहा ज़मीन से छलांग लगाएगा और ये 8 फीट 10 फीट ऊपर जो बल्ली टंगी हुई होती है, वहाँ पर से मक्खन निकाल के खा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहू का ही मन किया होगा, नई लड़की है, थोड़ा-सा मक्खन खा लेने का मन किया होगा, खा गई है और अब कह रही है कि चूहा उछल करके खा गया। तो वो हँस के टाल देती है, कुछ ताने भी सुनाती है। 1-2 दिन जब बहू शिकायत करती है तो सास कहती है चलो मैं भी देखूँ कैसा चूहा है जो ज़मीन से छलांग लगा करके इतना ऊपर जा सकता है। तो बहू सास जब देखती है तो यही होता है। सास गाँव के और लोगों को बताती है, गाँव के और लोग भी हँसते हैं इस बात पर कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना ऊँचा चूहा नहीं कूद सकता। तो वो लोग भी आते हैं छुप करके घर में देखते हैं। घर के लोग बहुत परेशान होते हैं, गाँव के लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं है, ज़रूर कोई प्रेतात्मा है
गांव के लोग थे, अंधविश्वासी भी होते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं कि कोई प्रेतात्मा है, कोई राक्षस है जो इस तरह की छलांग मार सकता है, चूहे का रूप धर के आता है। तो उसी समय गाँव में कहीं से कोई साधु आते हैं, उस साधु को ये बताया जाता है, तो साधु कहते हैं चलो मैं भी देखता हूँ। तो सब लोग खम्भों-वम्भों के पीछे छुप करके खड़े होते हैं और देखते हैं कि सचमुच चूहा आता है कि नहीं। चूहा आता है, ज़मीन से छलांग लगाता है और 5-7 फीट ऊपर जो वो टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस पे चढ़ता है और वहाँ पर से खा जाता है मक्खन। तो साधु कहते हैं गाँव के लोगों से कि आप लोग जाइए, हम रात भर यहाँ अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं, रात होती है, तो साधु जो होते हैं वो उस किसान को कहते हैं, "एक काम करो, खंती लाओ, कुदाल लाओ और यहाँ ठीक जिस जगह से चूहा छलांग लगाता था, घड़े के बिल्कुल नीचे, यहाँ खुदाई शुरू करो।" वो लोग खोदते हैं, साधु और किसान जो होता है, दोनों मिलकर के वहाँ खुदाई करते हैं। वहाँ नीचे एक कलश गड़ा हुआ होता है, जिसमें कई अशर्फ़ियाँ पड़ी हुई होती हैं। साधु उसको निकाल लेते हैं, कहते हैं, "अब इस गड्ढे को भर दो, ढक दो ठीक से और गोबर-वोबर से लीप-वीप के तैयार कर दो। ये कलश जो है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर के अंदर से निकला है, तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने छुपाया होगा। इसे ले जाकर के कहीं अपना तुम सुरक्षित जगह पे रख लो और कल देखते हैं चूहा क्या करता है।" चूहा अगले दिन भी आता है और फिर वहीं से छलांग मारता है और इस बार वो हांडी पे नहीं चढ़ पाता। तो साधु बताते हैं कि ये जो महिमा थी ना, ये चूहे की कोई शक्ति नहीं थी, ये धन की महिमा थी, उस धन के ऊपर से जो वो छलांग लगाता था, इसकी वजह से ये उतना ऊँचा पहुँच जाता था। तो ये जो जी धन की महिमा होती है ना, ये वही है। जी जब उस युवा की जेब में इतने ज़्यादा पैसे हैं, उसके एटीएम कार्ड में और उस एटीएम कार्ड को अपने वॉलेट में डाल करके उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, इसलिए वो इतनी ऊँची छलांग मार पा रहा है। तो ये धन इसमें, बचा रहे लेकिन आपके पास, इसका एक नहीं, प्रबंध करना पड़ेगा। इसमें दो तीन चीजें और हैं आनंद जी। इतना जी, सरल नहीं है जिसको मैं जैसे डिकोड करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से जीवन जीते हैं और मैं ऑन द एज जिस तरह जीता रहा हूं, तो मैं आजकल के युवाओं से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूं। आप तो आचार्य हैं, सादा जीवन उच्च विचार टाइप है, तो इसलिए एक चीज जो आपने विद्रोह की कही, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये ससुर विद्रोह करते किससे हैं और काहे का करते हैं। भाई हमारे समय पहला विद्रोह शुरू होता था पिता से। पिता अड़ियल होते थे, कड़ियल होते थे, तो आई तो अमिताभ बच्चन और वो कौन था, दिलीप कुमार, दिलीप यूसुफ कुमार, खान वाला चलता था यूसुफ कि, खान। कि पिताजी वाला मामला चलता था कि भाई आप ऐसे हैं तो आप ऐसे हैं। उनके भाई उनके पिता नैतिकता के मापदंड जो होते हैं, वो इतने सख्त होते थे, जो नई वाली तो पीढ़ी से उनको मैच नहीं हम करते लोग थे। तो उनको हम लोग धत्ता बताते थे। अब तो पप्पा दोस्त हैं, अब तो पापा टिली लिली हैं, अब तो पापा ना कोई नैतिकता मेंटेन करते हैं ना कुछ। भाई अब देखिए, जैसे पहले कोई विद्रोह होता था तो जैसे किसी शाकाहारी परिवार में, वैष्णव परिवार में बाहर गया लड़का, तो उसने पहला विद्रोह किया खान पान से कि "अरे, हम खाएंगे, मांसाहार करेंगे", तो पहला विद्रोह हुआ। या फिर उसने मदिरा चखी तो उसने कहा। अब तो भाई आमने सामने बैठ के जाम टकराए जाते हैं, बाप टकराते हैं, माँ भी बैठी होती है, सब कुछ। तो काहे का। और ये मैं साधारणीकरण नहीं कर रहा हूं, ये जान लीजिए दर्शकों कि अभी भी बिहार में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कुछ इलाकों में। वरना अब ये सब टैबू नहीं रहा। तो विद्रोह की परिकल्पना कहां से, काहे का विद्रोह, काहे की घटना। भाई पापा हर एक जगह, ऊपर से जो लोग कमाऊ हैं बाप, वो तो उनको आईफोन से लेके सब कुछ दे रहे हैं। एक बार निकला तो दे दिया, अगर नहीं दिया तो बेटे के लटकने के चांस हैं, बेटी के भाग जाने के चांस हैं। तो ये विद्रोह वाली बात मैं आपकी खारिज करता हूं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही उससे पूर्ण सहमति कि परिवार का ढांचा, भारतवर्ष में सबसे बड़ी ताकत थी इसका धर्म, सनातन। और सनातन की सबसे बड़ी ताकत है परिवार। तो इसी पर केवल और केवल अब्राहमिकों ने जो है हमला किया और परिवार के ढांचे को तोड़ दिया। तो परिवार का ढांचा टूटा तो ये चला गया। आप स्कूल्स में सिखा रहे हैं। मैं गया एक दिन, वो भैया का दोनों जो है भुसुंडी तुंडी महाराज, उसके पास, तो वो लोग सिखा रहे थे शेयरिंग एंड केयरिंग और क्या क्या सब।
उनके स्कूल में होता है, तो वो दोनों बच्चे तो हंसे बेचारे, या अपना जो भी किया उन्होंने, जैसे टैकल किया हो। आप स्कूलों में शेयरिंग केयरिंग सिखा रहे हैं और घर में आपका शेयरिंग केयरिंग है ही नहीं। अरे हमको किसने सिखाया कि शेयरिंग केयरिंग, कि आप अगर खाना खा रहे हैं और कोई आ जाए मेहमान, या कोई आ जाए आपके सामने दरिद्र, तो आप उससे पूछेंगे, उसको खिलाएंगे, उसको जबरदस्ती देंगे। ये तो स्वतः स्फूर्त आ गया। ये नैतिकता की शिक्षा किसी को देनी नहीं पड़ी थी स्कूल में। अब आप एक बिस्किट का डब्बा देकर बच्चे को कह रहे हैं बेटे बेटे शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ये क्या मजाक है। उसके बाद तीसरी बात जो आपने कही कि पैसा अथाह आया है, जिम्मेदारियां गायब हो गई हैं। क्योंकि पापा तो दोस्त हैं, तो पापा कर रहे हैं। अगर छोटे भाई बहन भी हैं तो भाई उसके लिए आप कोई म्यूजिक सिस्टम ला दो। अब तो खैर म्यूजिक सिस्टम क्या लाएगा वो, मतलब कोई फोन दिला दो, या फिर कोई लाउड स्पीकर खरीद दो, बोस का स्पीकर खरीद दो। ये कान में जो फुंतरू लगाते हैं वो वाला कोई बढ़िया खरीद दो। कौन कौन सा होता है, बोस का होता है, जेपीएल होता है, पता नहीं क्या क्या सब होता है। तो जेपीएल नहीं होता है, जेबीएल होता है। जेबीएल ही कहा है, जबरदस्ती मुझे मतलब नीचा मत दिखाइए आप। जेबीएल ही कहा है मैंने। अब जेबीएल का फुल फॉर्म पूछ दूंगा तो बस हो जाएगा, आपकी भी कल ही खुल जाएगी। बताइए जरा जेबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या करना है फुल फॉर्म का, हाँ तो कीमत बहुत बस हो ज्यादा गया। होती है, बस हाँ तो इतना बस बना रखिए। हाँ तो बस हो गया ना। तो इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे की पोल ना खोलें। तो अब वो सब उसको चाहिए होता है। अब बहुत है तो चलो सिनेमा दिखा देते हैं। एक बार सिनेमा देखना मतलब आजकल मुझे लगता है 4 लोग अगर गए हैं तो 2,500-3,000 रुपए तो कम से कम। अच्छा मॉल में आप जाएंगे 500 तो रुपए का तो टिकट होता है। मतलब अगर आप अच्छा, मुंह बंद उसके करके नीचे जाएं नीचे नीचे जो कार की पार्किंग होती है 100 रुपए उसके भी लग जाते हैं। मुंह भारत में बंद तो करके सबसे मजेदार ये भी है। मुंह बंद करके अगर आप जाएंगे तो आप 2,000 में 4 लोग फिल्म देखेंगे। और अगर आप मॉल में गए हैं तो खाना खाकर ही आएंगे उधर से। खाने से याद आया, खाना बनाने और खिलाने की भी परंपरा खत्म हो गई है। आजकल बाहर का जो मैं देख रहा हूं भाई, छोटे छोटे कस्बों में, गांव मतलब जिनको कहिए कस्बा कहिए पता नहीं, क्योंकि बिहार में तो कोई शहर है नहीं। आप जहां बैठे हुए हैं वो भी मैं शहर नहीं मानता हूं, पटना भी शहर नहीं है, वो भी एक बड़ा सा कस्बा ही है। लेकिन आप छोटे से छोटे कस्बे में जाइए, चाउमीन, वो नूडल्स, मोमोस, सब दुरुस्त हैं, उपलब्ध हैं। और शाम को पता नहीं, जैसे ये अनिवार्यता है, जैसे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपको शाम को टहलने निकलना है। अच्छा हम लोगों के समय क्या होता था कि जो बालक थोड़े बहुत ठीक ठाक घर के होते थे, मध्य वर्ग में भी थोड़ा ऊपर के, वो शाम में नहाते थे हैं, और फिर 1.5 किलो पाउडर लपेट के इसमें जो पूरा दिखता रहे यहाँ डेनिम वहां। का पाउडर आया करता था। लड़के हाँ अगर डेनिम का पाउडर लगा रहे हैं, माँ का पाउंड्स वाला पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। जी। और 1.5 किलो पाउडर लपेट के जो गले से एकदम जो कॉलर से यहाँ से दिखता दिखाई रहे, देता रहे। हाँ दिखाई देता रहे, और 2 बटन खोल के और चौक पर खड़े होके ऐसे तिरछे 1 कप चाय पी ली जाती थी। हमें तो खैर वो सुख नहीं मिल पाया अपने घर पर, क्योंकि पूरे घर पर ये था। लेकिन मैं देखता था कि उस समय ये सब चलता था। तो अब जैसे डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया है कि शाम को आपको जाके उस ठेले पर का घटिया मोमोज, जो मोमोज के नाम पर कलंक हो, जो चाउमीन के नाम पर चाउमिंग हो, लेकिन आपको खाना ही खाना है। ये क्या मतलब मानसिकता हो गई है हमारी। देखिए, जो एक पीढ़ी पहले तक की बात थी, उस समय माना जाता था कि अगर आप शाम में या दिन में कहीं भी आप अगर बाहर खाना खा रहे हैं, तो माना जाता था कि कैसी महिलाएँ हैं इसके घर की जिन्हें खाना बनाना तक नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता, अच्छा खाना नहीं बना पाती हैं, इसीलिए घर के लोग जो हैं वो बाहर जाके खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेइज़्ज़ती की बात होती थी कि बाहर कोई जाकर के खाना खा रहा है। आज की डेट में बाहर जाकर के खाना खाना जो है वो एक शो ऑफ का तरीका हो गया है कि हम लोग तो यहाँ गए थे और यहाँ पे हमने बाहर खाना खाया। इस बाहर खाना खाने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ऐड हो जाती हैं।
सबसे पहले तो जैसे ही आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, वैसे ही आपके पास लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जिसको आप कहते हैं, वो आप इनवाइट कर लेते हैं। जो आप उसमें अगर जिसने ढाबों वगैरह में काम किया हो, जिसने रेस्टोरेंट वगैरह में काम किया हो, जैसे हमने तो काम किया है कुछ समय, तो हमने देख रखा है कि वो लोग करते क्या हैं। तो अब जैसे चीज़ें समझिए, आप रुमाली रोटी जो खाते हैं और मान लेते हैं कि वो शाकाहारी है, असल में वो शाकाहारी नहीं होता, क्योंकि उसमें अंडा जब तक नहीं डालेंगे, तब तक रुमाली रोटी नहीं बन सकती। और चाउमीन वगैरह की भी जब आप बात करते हैं, तो आप जब बाहर चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो जिस कढ़ाई में वो चिकन चाउमीन बना रहा होता है, चिकन चिली बना रहा होता है, उसी कढ़ाई में तो 1 मिनट बाद वो आपका जो वेज चाउमीन होता है, वो बना रहा होता है। तो जो लोग कहते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ और बाहर भी खाना खाता हूँ, तो अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और अपने आप को शाकाहारी घोषित कर रहे हैं, तो ये बंद कर दीजिए, आप शाकाहारी नहीं बचे हैं। इस मामले में हम सबसे आसान उदाहरण जो होता है, वो हमको याद आता है डॉक्टर दिनेश मिश्र का। तो डॉक्टर दिनेश मिश्र क्या है कि वो बहुत सख्त वाले शाकाहारी हैं। अब सख्त वाले शाकाहारी हैं, तो उनका सिस्टम क्या होता है, वो 2 किलो की लगभग सत्तू की पोटली जो है, वो बाँध करके अपने बैग में डाल कर के निकलते हैं, और जिस दिन उनका सत्तू खत्म हो जाता है, उस दिन वो कहते हैं कि मेरा टूर भी समाप्त हो गया, वापस ट्रेन पकड़ो और घर चलो। तो शाकाहारी होने का मतलब वो होता है। ये शाकाहारी होने का मतलब नहीं होता कि आप बाहर जाएँ और खाना खाएँ और उसके बाद खुद को शाकाहारी घोषित करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती देखिए है। दर्शकों, ये फिर लाइफ़स्टाइल अफवाह फैला रहे हैं। कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो विशुद्ध, जहां केवल शाकाहारी खाना उपलब्ध होता है, अब खोजना आप पड़ेगा, लेकिन वो मिल जाता है। मारवाड़ी बासा अगर आप कहीं ढूँढ पाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मारवाड़ी बासा या जैनियों का जो होटल होता है, वो आप देखिए कि अभी हाल में एक सरदार नाम का रेस्टोरेंट जो था, वो पकड़ा गया। उसपे 9 बार छापे पड़े हैं टोटल, और वहाँ पे आपको जैन छोले-भटूरे मिलेंगे, ये सब उनके मेनू में लिखा हुआ होता है। और जब वहाँ पे 9 बार जब छापा पड़ा, तो 9 के 9 बार ये पकड़ा गया कि उसमें जो छोले-भटूरे और जितने भी मतलब आइटम बन रहे थे, उसमें मटन की जो चर्बी होती है, वो ऑयल के साथ इस्तेमाल हो रही थी। तो अगर आपको बिल्कुल 100% नहीं पता है कि इस ढाबे का, इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का मालिक जो है वो जैनी ही है, या बिल्कुल अग्रवाल वाला जो होता है सिस्टम, मारवाड़ियों वाला जो सिस्टम होता है वो है। सीधे-सीधे मारवाड़ी बासा वहाँ लिखा हुआ हो, और मारवाड़ी बासा का जो सिस्टम होता है, बिल्कुल साधारण-सा ढाबा, वैसा टाइप का ना हो। थोड़ा-सा भी आप शो ऑफ वाले में जा रहे हैं, थोड़ा-सा भी आप एलीट क्लास में जा रहे हैं, तो शाकाहारी आप नहीं बचे हैं, बेकार की बात मत कीजिए। शाकाहारी और वीगन आप नहीं बचे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में। ये वीगन आजकल खूब प्रचलन में है। हालांकि मैं मतलब उन महामूर्खों से ये कहना चाहता हूं कि रे मूर्ख, तुमको अगर पशुपालन के बारे में कुछ नहीं पता है, खेती के बारे में नहीं पता है, तो क्यों मतलब जबरदस्ती क्यों करनी? दूध मत खाओ, दूध के पदार्थ मत खाओ। भैया, गौ माता मर जाएंगी, उनके बछड़े मर जाएंगे। कभी किसी ग्वाले के पास जाके तुमने देखा है कि कितना दूध होता है एक गाय को बछड़े देने के बाद, बछड़ी देने के बाद? और वो पूरा का पूरा दूध अगर उनके शरीर में ही रह जाए, उसको निकाला ना जाए, पहली बात तो वो एक तो रवा रवा के तुम्हारा जीना आराम कर देंगी, पूरे तो मोहल्ले का उसके लिए बीमारी हो बिहार का जाएंगे। जो सही शब्द होता है वो इस्तेमाल करिए ना, डकरना जिसको कहते हैं। डकरना, डकर डकर के वो पूरे मोहल्ले का, पूरे इसका सत्यानाश कर देंगी। और ऊपर से अगर उनके बछड़ों को उतना दूध पिला दो, तो वो बेचारा तो तत्काल चला जाएगा ऊपर। नहीं, तो ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली में ये प्रतिबंध लगाया गया था कि दिल्ली शहर के अंदर आप गाय नहीं पाल सकते, क्योंकि गाय से कूड़ा फैलता है। कुत्ता पाल सकते हैं आप, गाय नहीं पाल सकते। तो हम्म। ये जो नियम दिल्ली के अंदर आया था, इसकी वजह से दिल्ली में गाय पाली नहीं जाती। तो उस बेचारे ने अपने घर में तो क्या, अपने घर के आस-पास भी कोई गाय नहीं देखी है, तो उसे पता ही नहीं है। दिल्ली राइट। से कभी बाहर निकलेगा बेचारा वो, तब तो उसे पता चलेगा कि ज़मीन पे हालत क्या है या स्थिति क्या होती है, गाय दूध कितना देती है, और उतना दूध अगर बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब वो समझता ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या किया जाए? बहरहाल दर्शकों और श्रोताओं, देखिए, हमारी बतकही में हम लोग आज चूंकि
बतकही में हमारे हारमोनियम लेके हम दोनों के इधर उधर निकलने की पूरी छूट होती है, तो देखिए कि हमने समय सीमा बहुत पहले क्रॉस कर ली है, लेकिन हम दोनों को जितना मजा आया, हमें लगता है कि शायद आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज साल का आखिरी दिन है, हमारे महान नेता माननीय राहुल विंची जी ने राह दिखा दी है, वो वियतनाम की ओर निकल गए हैं, वियतनाम से शायद कहीं इधर उधर क्रॉस करेंगे और उसके बाद अपने परिवार से मिलने जाएंगे, जो उनका परिवार छुपा हुआ रखा हुआ है और जिस पर शोएब चौधरी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, जो इनको एक तरफ कर दिया है, हालांकि जनता वो सब जानती ही है। तो आप लोग भी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस ईसाई नववर्ष पर क्या नया कर रहे हैं और आनंद जी की तरह क्या क्या संकल्प लिया है, हमें जरूर बताइए। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, देते रहिए। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।